हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 30 पे, और अनुच्छेद 30 एक जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन्हें अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और प्रबंध करने का हक दे रहा है। अगर उन्होंने स्थापित किए तो प्रबंध करने का हक। हम लोगों ने देखा था, कल बात हुई थी किस पर, एमयू वर्सेस नरेश अग्रवाल। तो वॉट एवर हैज बीन सेड इन एमयू वर्सेस नरेश अग्रवाल वो केवल एमयू के संदर्भ में है, ठीक है। और वहां एक टेस्ट लेट डाउन हुआ और वो अजीत बादशाह को पूरी तरह ओवररूल कर देता है, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि अजीत बादशाह ये कह रहा है कि अगर स्थापित किया तो प्रबंध करने का हक है, और एमयू के संदर्भ में यह कहा जा रहा था कि स्थापित नहीं किया इसलिए प्रबंध करने का हक नहीं है। भाई यही तो कहा गया। यह कहा गया कि स्थापना सेंट्रल लेजिस्लेचर से हुई, दैट इज व्हाई दे डोंट हैव टू एडमिनिस्टर दैट इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो 5 जजेस बेंच बनी है और उसको जो क्वेश्चन रेफर हुआ वो यही था कि स्थापना इसका अर्थ क्या हो। तो फिर बात निकल कर आई कि ये ठीक है कि एएमयू इसे यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया उसके माध्यम से मान्यता दी गई, लेकिन स्थापना रिलीजियस माइनॉरिटी ने नहीं की, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि पूर्व में वो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज, ठीक है, इस नाम से मोहम्मदन के द्वारा स्थापित किया गया। तो इनफैक्ट ये देखा जाएगा कि स्थापित किसने किया। हमने उदाहरण यहां का भी दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि एसएस कॉलेज शाहजहांपुर हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी सुखदेवानंद। नाउ इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि स्वामी सुखदेवानंद ने उसे स्थापित नहीं किया, यह कहा ही नहीं जा सकता। और 30 से कहता है अगर स्थापित किया तो प्रबंध उनके पास रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने यह माना एएमयू वर्सेस नरेश अग्रवाल में कि स्थापित किया इसलिए प्रबंध उनके पास रहेगा, यानी अजीत बादशाह पूरी तरह से इररिलेवेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें यह कहा ना कि स्थापित किया तो प्रबंध उनके पास। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या स्थापित किया, प्रश्न यह था कि क्या स्थापित किया है, और इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया कि हां स्थापित किया है। ये अलग बात है कि उस स्थापना को बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, इसके माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो चूंकि स्थापित किया इसलिए प्रबंध उनके पास रहेगा, ठीक है। तो स्थापना जरूरी है प्रबंध हासिल करने के लिए। ये जो निष्कर्ष है अजीत बादशाह का, इसको कोई क्षति पहुंची है एएमयू वर्सेस नरेश अग्रवाल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बात आज भी उतनी ही रिलीवेंट बनी हुई है, ठीक है। अब 30(2) कह रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, सहायता 2 प्रकार की है। एक सहायता है जिसे आर्थिक सहायता इस नाम से जाना जाए,
और दूसरे प्रकार की सहायता है कि शिक्षण संस्था से जो शिक्षित होकर निकलेगा उसे शिक्षित की मान्यता यह प्राप्त हो। आप घर पर शिक्षित हो गए लेकिन आप शिक्षित की मान्यता यह प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जरूर लिखा है कि यदि वो राष्ट्रपति की राय में एमिनेंट जुरिस्ट है then he may be appointed as a justice in the Supreme Court. ठीक है, there has not been provided any qualification for that person who may be appointed by President of India. ठीक है, under Article 124. ठीक है, I think subsection 1 उसमें कहा है कि जो एमिनेंट जुरिस्ट सबसेक्शन 3 होगा संभवतः, जो भी हो, कि जो भी एमिनेंट जुरिस्ट है उसके पास कोई क्वालिफिकेशन हो या न हो, बस वो राष्ट्रपति की राय में एमिनेंट जुरिस्ट है, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जो सामान्य नौकरियां हैं, ये जो सामान्य व्यवस्था है, उसमें किसी शिक्षित व्यक्ति को शिक्षित व्यक्ति तभी माना जाएगा जबकि वो उस शिक्षण संस्था से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आए, जिस शिक्षण संस्था को राज्य द्वारा रिकॉग्निशन दी गई है। ठीक है ना, राज्य द्वारा मान्यता दी गई है। और अगर कोई व्यक्ति उस शिक्षण संस्था से शिक्षा प्राप्त करके नहीं आया, जिसे राज्य इसके द्वारा मान्यता दी गई है, तो वो शिक्षित रहे, उसे शिक्षित व्यक्ति की मान्यता कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि if any educational institute has been established by the linguistic or religious minorities, then they have a need for the recognition, ठीक है, from the state. उन्हें सहायता की जरूरत है, और ये सहायता किस नेचर की है कि उनके द्वारा स्थापित संस्थान को राज्य अपनी मान्यता ये प्रदान करे। और अगर राज्य इस रूप में उन्हें सहायता देने से इनकार कर दे, अर्थात उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं को मान्यता ही न दे, तो अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, ये सिर्फ कागजी खाना पूरी बन जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर ली और उसका प्रबंध आप कर रहे हैं, लेकिन कोई उसमें एडमिशन क्यों लेगा? कोई उसमें एडमिशन ही नहीं लेगा। ठीक है, आप करते रहिए जो आपको करना है। आपने चाहे आपकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, चाहे 29 में आपने शिक्षण संस्था स्थापित की, और चाहे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के तौर पर अपनी पसंद की शिक्षण संस्था ये स्थापित की है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये अधिकार पूरी तरह, ठीक है, बेकार हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं बचेगा अगर राज्य मान्यता के रूप में इस शिक्षण संस्था की सहायता करने से इनकार करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आज की डेट पर बिना राज्य की सहायता के शिक्षण संस्था चला पाना यह बेहद कठिन है।
क्योंकि ये कहा अपनी पसंद की शिक्षण संस्था, इसका मतलब यह हुआ कि दे कैन एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डांस स्कूल, ठीक है, फाइन आर्ट स्कूल, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, एमबीए, एमसीए, कोई शिक्षा कहा है, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का हक है। तो अगर कोई शिक्षण संस्था स्थापित की गई माइनॉरिटीज के द्वारा, whether they relate to linguistic minority or religious minority, 2930 में हम फर्क कर चुके हैं, ठीक है। 29 में भाषा के साथ लिपि होना जरूरी है, 30 में भाषा सिर्फ हो, लिपि कतई न हो तो भी काम चलेगा, ठीक है। ऐसी अंतर 2930 में हमने किए हैं, ठीक है। वहां शिक्षण संस्था अगर आप स्थापित करेंगे तो उसका निश्चित उद्देश्य होगा भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, और 30 में अगर शिक्षण संस्था स्थापित करेंगे तो इस प्रकार का कोई उद्देश्य होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक सहायता, एड गवर्नमेंट की आर्थिक सहायता के तौर पर यह भी जरूरी है, अगर यह भी न दी गई तो फिर लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो हक मिला अनुच्छेद 30 में, वो ठीक है लिप सर्विस, ठीक है, सिर्फ कहने भर की बात बनकर रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन क्या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हर वक्त अपनी शिक्षण संस्थाओं की सहायता करने के लिए राज्य को 30(2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर विवश कर सकते हैं? यह भी प्रश्न उठता है, ठीक है। तो एक बड़ी सीधी सी बात है, उसने 30(2) में क्या कहा? उसने कहा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, इस आधार पर, यानी अगर राज्य के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसका अर्थ ऐसे अर्थ निकलेगा, और वो सारी शिक्षण संस्थाओं की सहायता करने को तैयार है, ठीक है, क्योंकि संसाधन पर्याप्त उपलब्ध है। किंतु किसी एक शिक्षण संस्था की या एक से अधिक शिक्षण संस्थाओं की सहायता वो सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वे किसी अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंध में हैं, और प्रबंध में कब होंगी? जब उन्होंने स्थापित की होंगी तभी प्रबंध में होंगी, क्योंकि 30(1) इसका एक्सटेंशन 30(2) में है, ठीक है ना। तो प्रबंध तो तभी उनके पास हो सकता है जब स्थापित किया है, अगर स्थापित नहीं किया तो प्रबंध उनके पास होने का अर्थ ही नहीं। इस लाइन का अर्थ ऐसे नहीं लेंगे कि जो शिक्षण संस्थाएं उन्होंने स्थापित नहीं की उसमें उन्हें प्रबंधक होने का हक नहीं है, ये नहीं है। प्रबंधक तो वे हो सकते हैं, प्रबंध समिति में वो हो सकते हैं, लेकिन उस संस्था का प्रबंध कभी भी राज्य ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने स्थापित की है, और आपसे चर्चा में यह भी हमने बताया स्थापित की, इससे भी काम नहीं चलेगा, उन्होंने एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट उसको स्थापित किया है, तब प्रबंध उनके पास रहेगा। आप बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपने एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर लिया और आप माइनॉरिटी के मेंबर हैं, ठीक है, तो आपने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के लिए स्थापित किया, ये नहीं माना जा सकता। उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जाए यू हैव एस्टेब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। अगर तुम पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहे हो तो हाउ कैन इट बी सेड
that you have established this educational institute just for the welfare of the minorities, it can't be said. ये कहा ही नहीं जा सकता। और उस दशा में आपको उस इंस्टीट्यूट के लिए 30 की सुविधा नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के होंगे, वो सॉरी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे, लेकिन जो सुविधा 30 को है, 30 में है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को है। आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य होने के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जरूर स्थापित किया, बट दैट इज अ सिंपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। क्योंकि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो आप कुछ दिखाइए कि उसमें माइनॉरिटीज के लाभ के लिए क्या है। इफ यू कैन नॉट शो एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर द माइनॉरिटीज, देन हाउ यू आर सेइंग that it is a minority institute? ये minority institute नहीं है, it is a institute of yourself, ये आपका इंस्टीट्यूट है और इसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और उसके प्रबंध में आप ही होंगे। सीधी सी बात है। या कोई अन्य इंस्टीट्यूट है, उसके प्रबंध में आप हैं, तो वो आपसे नहीं लिया जा सकता, ले लिया जाएगा कभी भी। लेकिन हां, एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आपने किसी इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है, तब उसका प्रबंध आपके हाथों में। और राज्य के पास यदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो राज्य इस आधार पर, उसने कहा इस आधार पर, यानी अन्य आधारों पर, ठीक है, राज्य सहायता देने से इनकार कर भी सकता है। ठीक है ना? उसने ये कहा कि राज्य अपनी सहायता देने से किसी संस्थान को इस आधार पर मना नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, इस आधार पर। इसका मतलब अन्य आधार अगर है तो राज्य सहायता रोक भी सकता है। और सहायता दो प्रकार की है। एक प्रकार की सहायता मान्यता के रूप में है और एक प्रकार की सहायता आर्थिक सहायता के रूप में है। सहायता का स्वरूप कोई भी हो, ठीक है, लेकिन राज्य सहायता नहीं रोकेगा सिर्फ इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, इस आधार पर नहीं रोकेगा। अन्य आधारों पर रोक सकता है। यद्यपि although when you read the article 30 subsection 2, you can observe, you may observe that it has been written down by the framers in the absolute terms। ठीक है, ऐसा लगता है मानो कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं जा सकता, वो आत्यंतिक शब्दों में है, अधिनियमित किया गया है। ये यूं कहें, उसके अधिनियमन का ढंग वो नहीं है जो अनुच्छेद 19 या 21 के अधिनियमन का ढंग है। अनुच्छेद 19 आप पढ़े, वो कहता है कि राज्य विधि बनाकर युक्ति संगत निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है, यानी एक्सप्रेस लैंग्वेज में, अभिव्यक्त भाषा में 19 अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का हक यह राज्य को दे देता है, अभिव्यक्त शब्दों में। उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 19 को ही पढ़ने की जरूरत है। वहां प्रतिबंध के विषय यानी प्रतिबंध के शीर्षक, प्रतिबंध लगाने की ताकत और प्रतिबंध की प्रकृति तीनों बताए गए। प्रतिबंध युक्ति संगत होना चाहिए, कौन, ठीक है, कैसे लगाया जाएगा, कानून बनाकर,
और किन विषयों पर लगाया जा सकता है वो 2 से लेकर 6 तक बताएगा। आप 21 देखें तो वहां भी भाषा स्वयं ये कह रही है कि ये स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है। कहता है राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति की प्राणोदयिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति की प्राणोदयिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। इसका अर्थ ऐसे आता है। लेकिन जहां 30(2) का सवाल है, ठीक है, भाषा को अगर बहुत ध्यान से न पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो ये अधिकार जो 30(2) द्वारा प्रदत्त, ये 30(1) द्वारा प्रदत्त है, ये एब्सोल्यूट है। इसका कोई, इस पर कोई प्रतिबंध किसी ढंग का नहीं आ सकता और राज्य को मान्यता देनी ही होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से 30(2) को पढ़ेंगे तो उसने कहा इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, राज्य सहायता देने से इनकार नहीं करेगा। इसका मतलब प्रतिबंध के लिए गुंजाइश यहां छोड़ी गई है। इसका मतलब यह निकला कि अगर इस आधार पर सहायता देने से इनकार हुआ है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है तो बात गड़बड़ है। हमने आपसे कई बार कहा कि हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में अपने हितों के लिए चीजों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की आदत ये सबकी रहती है। पूरे हिंदुस्तान में, कोई खाली वो पूरे विश्व में, खाली हिंदुस्तान में नहीं। हमने इन्हें इसलिए पीटा कि ये मुसलमान है, ये एक बात है, और हमारा इनसे झगड़ा हो गया और हमने इन्हें मारा, ये दूसरी बात है। हमने इन्हें इसलिए पीटा कि ये मुसलमान है, ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन मेरा इनसे झगड़ा हो गया और हमने इन्हें मारा, ये कोई घटना नहीं है, ये तो रोज हो रही है, ठीक है, ये रोज हो रही है। हमारे यहां भी मुसलमान पिट रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे मुसलमान हैं। पाकिस्तान में हिंदू इसलिए पिट रहा है कि वो हिंदू है, ये फर्क है। दिस इज द डिफरेंस। पिटाई एक ही जैसी है, परिणाम एक जैसा है, लेकिन कारण ये भेद उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन पोज आपके सामने ऐसे ही किया जाता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की घटना ही ले लें। जूता इसलिए नहीं फेंका गया, जिसने भी फेंका, जूता फेंकना गलती है, लेकिन जिसने भी फेंका वो इसलिए नहीं फेंका था कि कोई दलित है या कोई कौन है, इसलिए नहीं फेंका। आपने एक अनर्गल टिप्पणी की, उस अनर्गल टिप्पणी से कोई नाराज हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ। अब जैसे कई लोगों को हम पढ़ रहे थे कि फलाने भी की, फलाने भी की, तो फलाने जो की वो डायस पर बैठकर नहीं की। आपने व्यक्तिगत विचार में क्या कहा इसका महत्व तो नहीं होता। वहां बैठकर आप जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वॉइस है, ठीक है, वो आपकी वॉइस नहीं है, ठीक है। लेकिन चीजों को अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो उनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स रहते हैं, और इसीलिए इन घटनाओं का बहुत प्रभाव ग्राउंड पर आपको नहीं दिखता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम होती है कि ऐसा हुआ ही नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए ग्राउंड पर उन चीजों का बहुत प्रभाव नहीं दिखता, कुछ बेवकूफ लोगों में जरूर दिखता है। तो अगर हमने इन्हें इसलिए मारा कि ये मुसलमान है, बहुत बड़ी घटना है, ठीक है, लेकिन हमारा इनसे झगड़ा हो गया, हमने इन्हें मारा, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी खास बात है, ठीक है। ये हमारे यहां मकान लेने आई, हमने इसलिए मना किया कि ये मुसलमान है, बहुत बड़ी घटना है। हमने इसलिए मना किया कि इनके खान पान का ढंग हमें पसंद नहीं है, वो तो हम हिंदू को भी मना कर देंगे कि आपके खान पान रहन सहन का ढंग अगर ये है तो हमारे यहां रहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इसका हक तो सभी को है, इसमें कौन सी खास बात होगी।
तो चीजों को समझना पड़ेगा। तो 30(2) कहता है इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, आप सहायता देने से इनकार नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे लेंगे कि द स्टेट हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपके पास पर्याप्त संसाधन है, कोई कमी नहीं है, आप सारे इंस्टीट्यूट्स को सुविधा दे भी रहे हैं, लेकिन किसी अल्पसंख्यक संस्थान को इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, अर्थात अल्पसंख्यक संस्थान होगा तो प्रबंध उन्हीं के पास होगा, आपके पास तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि स्थापना और प्रबंध राज्य ले ही नहीं सकता। अगर अल्पसंख्यक संस्थान को उन्होंने स्थापित किया तो प्रबंध उन्हीं के पास होगा, और आप इसी बात से नाराज हैं कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है, इसका प्रबंध तो मेरे पास है नहीं, तो तुम करो अपना जैसे चाहो, हम तुम्हें कोई मदद क्यों दें। हम उन संस्थानों को देंगे जिनका प्रबंध मेरे हाथ में है या मेरे जिम्मे है, हम आपको क्यों दें। तो अगर इस बात की अनुमति राज्य को मिल गई या इस पर कोई ऑब्जेक्शन न हुआ तो 30(1) द्वारा जो हक दिया गया है वो पेपर सर्विस बनकर रह जाएगा, वो सिर्फ कहने भर की बात बनकर रह जाएगा। क्योंकि रिकॉग्निशन या एफिलिएशन यानी मान्यता के और संबद्धता के रूप में राज्य की सहायता और आर्थिक सहायता भी अनेक मामलों में आवश्यक हो सकती है संस्थान को चलाने के लिए, और मान्यता और संबद्धता ये तो पहली शर्त है। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति के संरक्षण के लिए या फिर अपने समुदाय के बच्चों की शिक्षा के प्रबंध हेतु, शिक्षा यानी हर प्रकार की शिक्षा, केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन आल्सो, इसके लिए उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट स्थापित किया है और उसे आप मान्यता और संबद्धता देंगे ही नहीं। तो मान्यता और संबद्धता के अभाव में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या सुप्रीम कोर्ट का जज वो भले ही बन जाए एमिनेंट जुरिस्ट के आधार पर, बाकी तो कुछ उसका हो नहीं सकता। क्योंकि वो कितना भी विद्वान हो, जो सामान्य व्यवस्था है उस सामान्य व्यवस्था में उसे विद्वता के आधार पर डिग्री प्राप्त करनी होगी, वो भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्था के द्वारा, अन्यथा उन डिग्रीज का कोई मतलब नहीं हो सकता। यानी राज्य की सहायता आवश्यक है। ऐसे बात जो निकल कर आ रहा है कि अगर आप 30(1) को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो राज्य की सहायता जरूरी है। विदाउट एड ऑफ द स्टेट, वेदर दैट it is required in the form of recognition and affiliation or that is required in the form of wealth, ठीक है, कुछ भी हो, aid of the state is necessary for the proper functioning of a institute established by religious and linguistic minorities. That is why, ठीक है, the framers has made such a provision कि आप केवल इस आधार पर, और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में उन्होंने ये शब्द उपयोग किया, केवल शब्द नहीं लगाया, लेकिन जो लिखा है इस आधार पर, इसमें केवल भले ही ना लिखा हो, लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो उसका प्रभाव ऐसे ही आएगा मानो केवल भी लिखा है। इस आधार पर राज्य कोई सहायता देने से इनकार नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है,
क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में फंक्शनिंग के लिए राज्य की सहायता जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं निकल रहा कि राज्य अपनी सहायता देने के लिए किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान को मना नहीं कर सकता, यह नहीं निकल रहा। ठीक है ना? अल्पसंख्यक संस्थानों को क्या हक मिला? स्थापना और प्रबंध का, स्थापना और प्रबंध का, और हर शब्द का अपना एक पॉजिटिव मीनिंग होता है। ठीक है, हमने आपसे कहा कि आप जो चाहो सो पी सकते हो, इसका मतलब शराब नहीं पी सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव कंटेंट लिया जाता है। शराब पीने की इजाजत हमें देनी होगी तो हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आप मंदिर में बैठकर जो चाहो पी सकते हो, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंदिर की पवित्रता, मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द, ये सब कुछ ये भाव उत्पन्न करते हैं कि शराब पीने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, यू कैन नॉट से कि आपने कहा था कि मंदिर में बैठकर जो चाहो पी सकते हो, तो हम तो शराब पी ली, तो हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कहां किया? ये नहीं कहा जाता। ऐसे ही कहा कि उन्हें स्थापना और प्रबंध का हक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का हक होगा, तो महिला एडमिनिस्ट्रेशन का हक उन्हें है, ये नहीं है। ठीक है, स्थापना और प्रबंध में कुप्रबंध इसका हक शामिल नहीं है, और ये महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे आप जब कोर्ट्स की बात करेंगे तो कहते ये हैं कि इफ द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, यदि न्यायालय का किसी विषय पर क्षेत्राधिकार है, और किसी न्यायालय का किसी विषय पर क्षेत्राधिकार है, ये कहते कब है? किसी न्यायालय का किसी विषय पर क्षेत्राधिकार है यानी जुरिडिक्शन है, ये तब कहा जाता है जब न्यायालय को उस विषय पर उत्पन्न वाद कारण की सुनवाई करने का और उसे निर्णित करने का हक प्राप्त होता है। तब हम ये कहते हैं कि इस विषय पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और जिस न्यायालय को पहली बार किसी विषय पर उत्पन्न हुए वाद कारण पर सुनवाई करने और निर्णय करने का हक होता है, उस न्यायालय के बारे में हम कहते हैं कि इस न्यायालय को इस वाद कारण पर मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुडिक्शन, ये प्राप्त है। ठीक है ना? तो क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि जिस विषय पर न्यायालय को क्षेत्राधिकार है उस पर वो सुनवाई कर सकता है और निर्णय पारित कर सकता है। तो निर्णय का मतलब तो ये हुआ कि ठीक निर्णय पारित कर सकता है। निर्णय का मतलब ये तो नहीं हुआ कि गलत निर्णय पारित कर सकता है, ये तो नहीं हुआ। लेकिन ये न्यायिक स्वतंत्रता में बाधा माना गया है, और यह माना गया कि नहीं, दोनों निर्णय पारित करने का हक न्यायालय को है। न्यायालय सही निर्णय भी पारित कर सकता है, न्यायालय गलत निर्णय भी पारित कर सकता है। ठीक है, न्यायालय सही और गलत दोनों निर्णय पारित कर सकता है। और यह बात इसलिए कही गई क्योंकि यह देखा गया है कि विभिन्न विधियों में अपील का अधिकार दिया है, रिवीजन का अधिकार दिया है। ठीक है ना? और अपीलेट कोर्ट को क्या ताकत दी कि वो लोअर कोर्ट के निर्णय को बिल्कुल बदल सकते हैं। ये ताकत दी क्यों? इसका मतलब ही ये हुआ कि इसीलिए दी क्योंकि न्यायालय सही के साथ साथ गलत निर्णय भी पारित कर सकता है। जब गलत करेगा तो अपील में ठीक किया जाएगा। तो चूंकि अपील का अधिकार मौजूद है, और अपील का अधिकार किसने दिया? कानून ने। और कानून किसने बनाया? विधायिका ने। इसका मतलब यह निकला कि लेजिस्लेचर वांट्स, ये विधायिका की इच्छा है कि न्यायालय को दोनों अधिकार मिले।
सही निर्णित करने के साथ साथ गलत निर्णित करने का भी, ठीक है ना। इसका मतलब यह हो गया कि विधायिका स्वयं यह हक देना चाहे कि सही के साथ गलत निर्णित करने का हक भी संबंधित प्राधिकारी को दे दे तो दे सकती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यह हक आपको खुद ब खुद नहीं मिलेगा। अब 30 को देखें। 30 कहता है स्थापना और प्रबंध, और 30 क्या कहता है, राज्य इस आधार पर, ठीक है, विभेद नहीं कर सकता अपनी सहायता देने में संबंधित संस्थान को कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है। इन दोनों बातों को मिलाकर पढ़े तो फ्रेमर्स की इच्छा एकदम स्पष्ट हो जाती है कि फ्रेमर्स अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा स्थापित संस्थानों का प्रबंध देने के हक में है, किंतु कुप्रबंध देने के हक में नहीं है। ठीक है, कुप्रबंध देने के हक में नहीं है, क्योंकि अगर कुप्रबंध देने के हक में होते तो 30(2) में ये शब्द नहीं होते कि इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है मना नहीं करेगा। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते जिनका आशय यह होता कि राज्य किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता देने से इनकार नहीं करेगा। फिर शब्द इस प्रकार के होते हैं। क्योंकि शब्द इस प्रकार के नहीं है, बल्कि शब्द जिस प्रकार के हैं, शब्दों के उस प्रकार से यह ध्वनित हो रहा है, ठीक है, यह आवाज आ रही है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सिर्फ इस आधार पर कि वे अल्पसंख्यक संस्थान है, सहायता देने से इनकार राज्य नहीं कर सकता। अन्य आधारों पर कर सकता है। अगर आप कुप्रबंध करोगे संस्था का तो सहायता देने से इनकार होगा, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय मेला एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप प्रबंध की बजाय कुप्रबंध करोगे, तो फिर सहायता देने से इनकार होगा। और सहायता दोनों प्रकार की है, रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन इस रूप में भी है, और आर्थिक सहायता यह भी है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी है, अल्पसंख्यक संस्थान ऐसे हो सकते हैं जो इतने बड़े पैसे वाले लोगों द्वारा स्थापित किए जाएं जिन्हें सिर्फ रिकॉग्निशन और एफिलिएशन की जरूरत हो, राज्य की सहायता की जरूरत आर्थिक तौर पर हो ही ना। यानी इंस्टीट्यूशन एड के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक वे इंस्टीट्यूट जिन्हें एफिलिएशन यानी मान्यता और संबद्धता के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी चाहिए, और दूसरे वे इंस्टीट्यूट जिन्हें सिर्फ रिकॉग्निशन या एफिलिएशन चाहिए, आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, ठीक है। ये दो प्रकार के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। इन शब्दों का अर्थ यह निकलना कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों को अन्य आधारों पर सहायता देने से इनकार भी कर सकता है, ठीक है ना। तो राज्य अगर सहायता देने से इनकार कर रहा है और इनकार का आधार अल्पसंख्यक संस्थान होना नहीं है, तो फिर राज्य का इनकार न्यायोचित माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, राज्य जब इनकार करता है तो राज्य ऐसे इनकार नहीं करता कि हम तुम्हें नहीं देंगे। वो ये कहता है कि आपने ये गड़बड़ कर रखी है इसलिए हम आपको सहायता नहीं देंगे, ठीक है। या वो कानून बनाता है कि सारे लोग ऐसे चलेंगे और आप वैसे चलने से इनकार कर देते हो, तब वो कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, हम तुम्हें सहायता नहीं देंगे, ठीक है ना। यही तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते आपको सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते उसका प्रबंध आपके हाथों में होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रबंध आपके हाथों में है, आपको कुप्रबंध करने का कोई हक नहीं। इसका मतलब ये, इन सारी स्थितियों का विश्लेषण करें तो एक बात निकल कर आती है कि अगर राज्य ये पाता है कि कोई अल्पसंख्यक संस्थान है जिसकी बेहतर फंक्शनिंग के लिए, अल्पसंख्यक
संस्थान के तौर पर, वो अल्पसंख्यक संस्थान है लेकिन संस्थान तो है, उस संस्थान की बेहतर फंक्शनिंग के लिए अगर वो कोई नियम और कानून बनाता है और कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण उन नियमों और कानूनों को मानने से इनकार कर देता है, तो राज्य सहायता रोक सकता है, क्योंकि तब वो इस आधार पर सहायता देने से इनकार नहीं कर रहा है कि आप अल्पसंख्यक संस्थान है, बल्कि सहायता देने से इनकार इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है, जो स्वयं संस्थान की बेहतरी के लिए बनाया गया, ठीक है, स्वयं संस्थान की बेहतरी के लिए बनाया गया। राज्य ने कहा कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स को रखेंगे उनके पास अमुक योग्यता होनी चाहिए। राज्य ने कहा कि आप जिस स्टूडेंट को एडमिट करेंगे उसे मिनिमम बैठने के लिए इतना स्थान, खेलने के लिए इतना स्थान, ये आप उपलब्ध कराएंगे। राज्य ने यह कहा कि जितने टीचर्स अपॉइंट होंगे उन्हें अमुक सैलरी आप देंगे, ठीक है। राज्य ने यह कहा कि अमुक टीचर जब इतनी आयु पर पहुंच जाएगा तो उसे आप रिटायर करेंगे, ठीक है ना। राज्य ने यह कहा कि आप ये सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप कहते हैं हम धार्मिक शिक्षा भी देंगे, दीजिए, ठीक है, लेकिन आप अन्य कम्युनिटीज के लोगों को उस शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। राज्य ने यह कहा, तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है भाई? ठीक है ना, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं। ये तो संस्थान की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है भाई। आपका संस्थान है, आप कहते हो ठीक है हमारे यहां कोई फंक्शन होगा, तिलावत कुरान से शुरू होगा, ठीक करिए, लेकिन तिलावत कुरान में हम जरूर बैठे, इसकी ये भाई क्यों होगा? हम नहीं बैठते, ठीक है। और आप कहते हैं हम आपका नाम काट देंगे, राज्य ने इसके विरुद्ध कानून बनाया कि आप नहीं काट सकते, और अगर काटेंगे तो हम एफिलिएशन, रिकॉग्निशन और एड रोकेंगे, ठीक है। तो राज्य ने इस आधार पर आपकी सहायता रोक दी कि आप अल्पसंख्यक संस्थान है, यह कैसे कहा जा सकता है? ये तो कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। हां, राज्य गड़बड़ भी कर सकता है, ठीक है। राज्य इस नाम पर कि हम प्रबंध को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, इस नाम पर ऐसे कानून बना सकता है जो अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप करें, ठीक है ना। भाई प्रबंध तो उन्हीं के पास है, अगर स्थापना उन्होंने की है, अगर स्थापना उन्होंने की है तो प्रबंध उनके पास है। अब सीधे सीधे हमने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि आपके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप दिखाई दे। प्रबंध के अधिकार में क्या क्या शामिल होता है, हमने पहले लेक्चर में कहा है कि कम से कम इतनी चीजें प्रबंध के अधिकार में शामिल मानी जा सकती हैं। एक, मैनेजमेंट कमेटी यानी प्रबंध समिति, इसमें कौन होगा? दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है, टीचरों की नियुक्ति। तीसरा, एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थियों का प्रवेश। चौथा, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, और पांचवा, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ पर। इतनी बातें तो प्रबंधक में शामिल मानी ही जाएंगी, अन्य बातें आप शामिल मानो या न मानो, ठीक है। प्रबंध का अधिकार उनके पास है 30 के मुताबिक, और राज्य को प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। यदि उन्होंने उस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया तो राज्य कर यह भी सकता है कि इस नाम पर कि हम इंस्टीट्यूट की बेहतर फंक्शनिंग के लिए कानून बना रहे हैं, प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप करें। जैसे वो ये कहें कि इफ यू वांट टू अपॉइंट द टीचर, देन द प्रियर अप्रूवल of myself or
the prior approval of that competent authority which is appointed by me will be necessary. ये भी कह सकते हैं वो कि यदि आप किसी शिक्षक का की नियुक्ति करना चाहते हैं तो या तो मेरी या हमने जिस प्राधिकारी को नियुक्त कर रखा है उसकी पूर्व अनुज्ञा आवश्यक होगी। ऐसा भी वो ये कहेंगे अपॉइंटमेंट तो हमने आप ही को दे रखा, आप चाहे जिसे अपॉइंट कर दो, बस हमारी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। या आफ्टर अपॉइंटमेंट व्हेन यू विल गेट द अप्रूवल ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, जब मेरी संस्तुति हो जाएगी या मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की संस्तुति आप प्राप्त कर लेंगे तभी वह शिक्षक नियमित माना जाएगा। ये भी हो सकता है। अब देखने में वो ये कह देंगे कि शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार तो आप ही के पास है, हमने तो केवल संस्तुति या ठीक है पूर्व अनुज्ञा इसकी बात की है, लेकिन पूर्व अनुज्ञा संस्तुति इस नेचर की है कि उनके बिना शिक्षक की नियुक्ति हो ही नहीं सकती। तो इनफैक्ट वास्तव में तो आपने प्रबंध का अधिकार छीन लिया है और आप कहते हैं इस कानून को अगर नहीं माना तो फिर हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो आप 30(1) का वायलेशन कर रहे हो, फिर यही माना जाएगा कि इस आधार पर आप सहायता देने से इनकार कर रहे हो कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, ठीक है, फिर यही माना जाएगा और यह करने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। नटशेल में अगर समराइज करें सारे मामले को तो नटशेल में जो समराइज होकर बात आएगी वो समराइज होकर बात इस प्रकार से आएगी कि यह सही है कि 30(1) ऐसे संस्थानों का जो कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उनका प्रबंध करने का हक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को देता है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रबंध के अधिकार में कुप्रबंध शामिल नहीं है, ठीक है, इस प्रबंध के अधिकार में कुप्रबंध ये शामिल नहीं। और यदि कुप्रबंध इसे रोकने के लिए राज्य के द्वारा कोई अधिनियम बनाया गया है तो उसे अनुच्छेद 30 के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि इस अधिनियम के माध्यम से राज्य अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित संस्थानों के प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है, यह कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रबंध का अधिकार मिला है, कुप्रबंध का नहीं, ठीक है। तो राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के सुप्रबंध या प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए अपने कानून अर्थात अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। और राज्य ने अगर सुप्रबंध या प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई कानून बनाया है तो उस कानून को अल्पसंख्यक संस्थानों को, ठीक है, मानना होगा, उसका पालन करना होगा। और यदि अल्पसंख्यक संस्थान उसका पालन करने से इनकार करते हैं तो इस आधार पर राज्य इस तथ्य के बावजूद कि 30(2) में यह लिखा है कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अपनी सहायता देने में विभेद नहीं करेगा, विभेद कर सकता है और अपनी सहायता रोक सकता है, क्योंकि 30(2) में जो लिखा है वो ये है कि राज्य इस आधार पर कि वे अल्पसंख्यक संस्थान है उन्हें अपनी सहायता देने से इनकार नहीं करेगा। अगर राज्य ने प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बनाया है और उसके अपालन के आधार पर उसने अपनी सहायता अल्पसंख्यक संस्थान को रोकी है, सहायता वो संबद्धता या मान्यता के प्रारूप की है या सहायता आर्थिक सहायता के प्रारूप की है, कैसी भी है, यदि राज्य ने अपनी सहायता रोकी है तो यह नहीं माना जा सकता कि राज्य ने अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण किसी की सहायता करने से इनकार किया है। और यह सहायता का अधिकार
राज्य के पास संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने की दशा में राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को देना ही होगा, क्योंकि सहायता के अभाव में, राज्य की सहायता के अभाव में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को 30(1) के अंतर्गत जो अधिकार मिला अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं की प्रबंध का, वो अधिकार शून्य हो जाएगा, क्योंकि राज्य ने अगर सहायता नहीं दी तो संबद्धता और मान्यता के अभाव में उन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षित विद्यार्थियों का कोई भविष्य ये होगा ही नहीं। और कई मामलों में राज्य की आर्थिक सहायता न मिलने के कारण उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं बंद हो जाएंगी। तो यदि राज्य सभी शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक सहायता करने की स्थिति में है तो सिर्फ इस आधार पर अपनी ग्रांट, अपनी सहायता अल्पसंख्यक संस्थान को नहीं रोक सकता कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है और इस कारण से उसका प्रबंध अल्पसंख्यकों के पास है। इस दृष्टिकोण से देखें तो राज्य अपनी विधायी शक्ति के माध्यम से अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित संस्थाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, यह कहना गलत है। बल्कि इस बात को इस तरह कहा जाना चाहिए कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके कानून बना सकता है, यदि वे कानून सुप्रबंध को सुनिश्चित करते हैं। यानी राज्य अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके, यानी ऐसे कहें कि 30(2) के द्वारा जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसके प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि 30(2) आत्यंतिक शब्दों में अधिनियमित दिखाई देता है, और 30(2) ही नहीं बल्कि संपूर्ण अनुच्छेद 30 आत्यंतिक शब्दों में अधिनियमित दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद भी 30 में जिन शब्दों का इस्तेमाल है उनका समुचित अर्थान्वयन करने की स्थिति में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों को लागू होने वाले विधायन या लागू होने वाले कानून यह भी बना सकता है। और इन विधानों को जो राज्य बनाएगा 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो श्रेणी है कानूनों की जो अल्पसंख्यक संस्थानों के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करेगी, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है राज्य के द्वारा जो उनके अल्पसंख्यक संस्थानों को उचित प्रबंध इसके अंतर्गत लाने के लिए बनाया गया है, तो उसका पालन अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए जरूरी होगा, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सहायता रोकी जा सकती है, और इसे अल्पसंख्यक संस्थानों के आधार पर रोकी गई सहायता नहीं कहा जाएगा। दूसरा, राज्य वो तो कर ही सकता है प्रबंध को सुनिश्चित करने, ठीक है, सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कानून ये तो बना ही सकता है। साथ ही साथ राज्य ऐसे कानून भी बना सकता है जिनका प्रबंध से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं प्रबंध से, जिनका सीधा संबंध, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन से है या विद्यालय के वातावरण से है। और वो कानून अगर उसने बनाए हैं तो उसकी विधायी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी राज्य दोनों प्रकार के कानून बना सकता है, वैसे कानून भी बना सकता है जो प्रबंध में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और वैसे कानून न्यायोचित यदि वे प्रबंध में हस्तक्षेप तो करते हैं किंतु उनके हस्तक्षेप की प्रकृति इस प्रकार की है कि वे सुप्रबंध को सुनिश्चित करते हैं और कुप्रबंध को हटाते हैं, ठीक है ना। अगर हम कुप्रबंध को करने से तुम्हें रोकेंगे और सुप्रबंध करने के लिए तुम्हें मजबूर करेंगे तो भी प्रबंध में हस्तक्षेप ये तो माना ही जाएगा। यानी राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंध के अधिकार में भी हस्तक्षेप कर सकता है।
यदि वह हस्तक्षेप अल्पसंख्यक संस्थानों के कुप्रबंध को निवारित करने के लिए और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है तो, ठीक है ना, राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंध के अधिकार में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात कि राज्य ऐसे सारे कानून बना सकता है जिनका प्रबंध के अधिकार से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रबंध आपके पास है, कुप्रबंध आपके पास नहीं, ठीक है ना। तो राज्य कुप्रबंध के निवारण और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के साथ ही प्रबंध से कोई संबंध न रखने वाले कानून भी बना सकेगा। और यदि राज्य ने ऐसे कानून बनाए हैं और आप उनका अपालन कर रहे हैं तो राज्य अपनी सहायता रोक सकता है। और राज्य ने अगर इन आधारों पर अपनी सहायता रोकी है तो यह नहीं कह सकते आप कि राज्य ने सिर्फ सहायता इसलिए रोकी है कि अमुक संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है, क्योंकि 30(2) सिर्फ इतना ही कहता है कि राज्य अपनी सहायता किसी संस्थान को सिर्फ इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है देने से इनकार नहीं करेगा। अब बात बची उन उदाहरणों की जिनमें राज्य ने अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंध में हस्तक्षेप किया। देखिए, अगर उसने कानून बनाया है जो सिर्फ संस्थान के वातावरण को ठीक रखने के लिए बनाया गया है, जिसका प्रबंध से कोई मतलब नहीं, तब तो 30 लागू ही नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि प्रबंध का हक आपके पास है, बाकी कुछ तो है नहीं आपके पास। अगर उसने कहा कि इंस्टीट्यूट में रैगिंग होगी तो हम तुम्हें, ठीक है, रैगिंग का कानून लागू होगा और हम सबको बंद करेंगे, इसका प्रबंध से क्या मतलब। अगर उसने कहा, ठीक है, कि कॉलेज का या संस्थान का वातावरण, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि उसमें सफाई रहे तो संक्रमण मुक्त रहे, इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई। अगर उसने कहा कि प्लेग्राउंड इतना इतना होना चाहिए तो भाई इसमें आपको क्या समस्या है, इसका प्रबंध से तो कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अगर उसने कहा कि कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी और कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ, इसके बीच झगड़ा होता है, ठीक है, इसके बीच झगड़ा होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है, आपके प्रबंध के अधिकार में तो हस्तक्षेप किया नहीं उसने। अगर उसने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा तो आपको क्या समस्या है भाई, ठीक है ना। यानी ऐसे कानून बनाए जिसका प्रबंध से कोई ताल्लुक नहीं, तब तो 30 के आधार पर राज्य को रोका ही नहीं जा सकता और न उन कानूनों की संवैधानिकता 30 के आधार पर प्रश्नगत की जा सकती। उन कानूनों की संवैधानिकता अगर आपको प्रश्नगत करनी है तो वो जिस विषय से संबंधित हैं उस विषय पर संबंधित विधायिका को विधायी शक्ति है या नहीं, इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि साहब जिस लिस्ट के अंतर्गत इस विषय को दिया गया, इस विषय पर, ठीक है, या उस लिस्ट पर संबंधित विधायिका को विधायी शक्ति नहीं है, आप ये कह सकते हैं। या संविधान के अन्य प्रावधानों के वो विरुद्ध है, 30 के आधार पर आप कैसे प्रश्नगत कर देंगे, क्योंकि 30 प्रबंध का अधिकार आपको दे रहा और इन बातों का प्रबंध से कोई ताल्लुक ही नहीं। और अगर उसने प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप किया, यह दिख रहा है, तो भी अगर उसने सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए और कुप्रबंध के निवारण के लिए वो कानून बनाया है, तो भी आपको क्या दिक्कत है, आपके प्रबंध के अधिकार में तो हस्तक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि प्रबंध के अधिकार में कुप्रबंध करना शामिल ही नहीं था, ठीक है ना। प्रबंध शामिल था, वो तुम कर नहीं रहे थे, तुम कुप्रबंध कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब तुम कुप्रबंध कर रहे थे तो उसे तो निवारित हम करेंगे, और अगर तुम नहीं मानोगे तो हम सहायता देना बंद करेंगे, ठीक है। तो यह नहीं कहा जा सकता, यानी राज्य प्रबंध के अधिकार में भी हस्तक्षेप कर सकता है यदि प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप
कुप्रबंध के निवारण के लिए है, तो प्रबंध के अधिकार में भी हस्तक्षेप कर सकता है। हां, राज्य कुप्रबंध के निवारण के नाम पर प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन, क्योंकि इस दशा को कानून की दुनिया में जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? छद्म विधायन का सिद्धांत। छद्म विधायन कब होता है? जब प्रत्यक्ष रूप से आपको शक्ति प्राप्त नहीं होती, ठीक है, जिस शक्ति का इस्तेमाल आपने उस शक्ति के नाम पर किया होता है, जो शक्ति आपको प्राप्त है, यानी वास्तव में तो आपने कुछ और किया होता है, लेकिन दिखा आप ये रहे होते हैं कि हमने वही किया है जो मेरी शक्ति के भीतर है। ऐसी दशा को छद्म विधायन कहा जाता है। यानी विधायन देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की विधायी शक्ति के भीतर है, किंतु विधायन को जब लागू किया जाता है तो वो विधायिका की विधायी शक्ति के बाहर चला जाता है। जब यह दशा होती है तब विधायिका द्वारा अधिनियमित विधायन को छद्म विधायन के सिद्धांत के आधार पर अधिनियमित किया गया मानते हैं, और उस दशा में, ठीक है, पृथक्करण या उसको पूरी तरह से शून्य करना जो भी जरूरी होता है वो किया जाता है। यानी विधायिका ने अगर कोई ऐसा कानून बनाया है जो वास्तव में प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है, विधायिका कहे भर ये रही है कि हमने इसका प्रबंध का निवारण करने के लिए इसे बनाया है, तो फिर उसे शून्य किया जाएगा और राज्य उस कानून के न मानने के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता से इनकार नहीं कर सकता। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि कब कब राज्य ने कुप्रबंध को निवारित करने के लिए बनाया गया विधायन, ठीक है, बनाया है, और कब सुप्रीम कोर्ट ने उसे शून्य किया और कब उसे ठीक माना, और प्रबंध के अधिकार में क्या क्या हस्तक्षेप, ठीक है, प्रबंध के अधिकार में क्या क्या शामिल है, ये बस 30 में बचा, और इसमें एक क्लास और लगेगी। हमें लगता है सोमवार को ये समाप्त होना चाहिए। देखिए।